Hello and welcome to the Cliff Classes. This is the chapter 5. चैप्टर 5 मतलब ये लास्ट चैप्टर है वैसे तो क्लास 11 का, जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटल इम्पैक्ट। ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट सबसे पहले इसमें आता है कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। देखो, डिजिटल फुटप्रिंट मतलब आप अपने जो निशान छोड़ जाते हैं ऑनलाइन, जब भी आप कोई भी काम करते हो उसको डिजिटल फुटप्रिंट्स बोलते हैं। अब आप जो अपने ऑनलाइन निशान है वो कहाँ कहाँ छोड़ते हैं, जो भी वेबसाइट्स आपने विजिट किए हैं, जो भी पोस्ट्स किए हैं, जो भी सर्च किए हैं, आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल में कोई भी वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं रोज़, तो यदि आप फिर से उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन बताता है कि यू ऑफन विजिट, बताता है ना कि यू ऑफन विजिट। कभी यदि आपने नहीं देखा है तो अभी आप खोल के देखना इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, कि ये एक ऑप्शन आता है यदि आप कोई फ्रीक्वेंटली वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है क्योंकि उसको नॉलेज है, गूगल के सर्च इंजन को नॉलेज है कि आप कौन सी वेबसाइट को रोज ही विजिट कर रहे हैं। तो वो एक टाइप का आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है। दो टाइप के डिजिटल फुटप्रिंट्स हो जाते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पेसिव। एक्टिव वो जो कि आप खुद से शेयर करते हैं। आप खुद से आप क्या क्या शेयर करते हैं, आप हो सकता है कि सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहे हैं, आप कोई अपलोड कर रहे हैं फोटो, कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, ये जो आपके द्वारा किया जाता है डेलिबरेटली। देन एक्टिव जो पेसिव होते हैं, पेसिव मतलब आपको नॉलेज नहीं है बट योर डिजिटल फुटप्रिंट्स दे आर रिकॉर्डिंग। जैसे यही अभी जो मैंने बताया था, वेबसाइट की ट्रैकिंग होती है, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स की ट्रैकिंग होती है, आपका लोकेशन डेटा या फिर जो कुकीज़ हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कुकीज़ आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर लेती हैं। फिर इसी डिजिटल फुटप्रिंट्स की वजह से ऐसा बोला जाता है कि यू शुड प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एंड ऑनलाइन रेपुटेशन। डिजिटल सोसाइटी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, व्हाट आर द एटिकेट्स दैट अ पर्सन नीड्स टू परफॉर्म, बी एथिकल। मतलब कोई भी कॉपीराइट का वोलेशन नहीं करना चाहिए, जो एक्सपर्टीज है उसी से शेयर करना चाहिए। मतलब आपको कोई ऐसे बिना, आपने देखा होगा ऑफन जो पीआईबी है, पीआईबी का एक फैक्ट चेक वाला यूनिट चलता है। जो फैक्ट चेक वाला यूनिट है वो ये बताता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रही है वो फेक है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि आपको एथिकल होना है। एक एक्सपर्ट के साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। इफ़ यू आर 100% sure, then you should share the information. Then be respectful, मतलब आपको किसी की privacy की respect करनी चाहिए, respect the diversity as well, and बी रिस्पॉन्सिबल। आपको ट्रोलर्स को फेड नहीं करना चाहिए और जो साइबर बुलिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। देन कुछ कम्युनिकेशन एटिकेट्स होते हैं, जैसे कि बी पोलाइट, बी क्रेडिबल, रिस्पेक्ट द डेटा लिमिट, रिस्पेक्ट टाइम एंड बी प्रिसाइज। डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। देन वॉयलेशन होता है आईपीआर का, प्लेजियरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेड मार्क इन्फ्रिंजमेंट, पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें पहला आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट आपके ओरिजिनल वर्क के लिए दिया जाता है, जैसे आपने कुछ लिखा है, आपकी ओरिजिनल फोटोग्राफ है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, स्कल्पचर है, कोई भी आर्किटेक्चरल वर्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी मिलता है आपको, देखो है ना, कोई भी लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क उसके लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको उस वर्क के ऊपर राइट है। यदि आपने कुछ लिखा है तो यू आर द सोल ओनर ऑफ दैट थिंग, और यदि कोई दूसरा यूज उसको करना चाहता है तो अ पर्सन हैज टू टेक अ लाइसेंस। ठीक है। दूसरा होता है पेटेंट। पेटेंट कोई भी इन्वेंशंस के लिए दिया जाता है। मतलब ये कि जो ओनर है उसको एक्सक्लूसिव राइट है कि वो दूसरे किसी यूजर को या फिर कोई दूसरा उसके वर्क को, उसके इन्वेंशंस को यदि यूज कर रहा है तो वो रोक रोक सकता है उसके यूज से, वो रोक सकता है उसको सेल करने से, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जा सकता विदाउट ओनर्स परमिशन। और जो पेटेंट है, पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता है। देखो, यदि मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं पेटेंट का, तो जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, ठीक है, वो ड्रग्स को डेवलप करती हैं, दे आर डेवलपिंग अ ड्रग। तो उस ड्रग का जो फॉर्मूला होता है, मतलब उस ड्रग का जो फॉर्मूला होता है उसको पेटेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब वो जो फॉर्मूला है वो यूनिक होता है। तो उस फॉर्मूले का यूज करके अ पर्सन कैन नॉट मेक द सेम ड्रग।
तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने जो दवाइयाँ डेवलप की हैं वो 20 साल तक अपना रिसर्च और मेहनत ये सब लगा के उन्होंने ये डेवलप की है, तो मतलब ये कि उनको 20 साल तक कम से कम उसका रेवेन्यू मिलना चाहिए, इसीलिए पेटेंट्स होते हैं। अदरवाइज लोग एनकरेज ही नहीं होंगे कि उनको पेटेंट होना चाहिए। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब जैसे कोई कंपनीज है उनका एक यूनिक सिंबल होता है, जैसे अन अकेडमी का ऐसे यू है, और सभी का अलग अलग होता है। आपने देखा होगा गूगल का ऐसे जी है, तो ये उनका ट्रेडमार्क होता है ना। ये विजुअल सिंबल वर्ड हो सकता है, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल, कुछ भी हो सकता है। जैसे नाइकी, अब नाइकी एक ट्रेडमार्क है, तो ये कोई भी, ये एक ब्रांड है, दिस इज अ ब्रांड। अब इसको कोई और यूज नहीं कर सकता है बिकॉज ये ट्रेडमार्क है। अभी हम देख लेते हैं कि जो कोड है, कोड ऑफ सॉफ्टवेयर, अभी मैंने बताया कोड ऑफ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड होता है। फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, ये याद रखना है ना, क्योंकि थोड़ा सा आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो सकते हो। यदि आपको बोल दिया कि कोड ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर कुछ भी, तो यू नीड टू रिमेंबर कि कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट। और फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया मतलब इन्वेंशन, इन्वेंशन इज प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट, है ना। नेम एंड लोगो ऑफ द सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड अंडर द ट्रेडमार्क। फिर वॉयलेशन, वॉयलेशन कैसे होता है, प्लेजियरिज्म कर सकता है कोई। प्लेजियरिज्म मतलब ये कि आपने किसी का सोर्स कॉपी किया है और आप उसको साइट भी नहीं कर रहे हो कि आपने इससे लिया हुआ है। मान लो किसी का वर्क है, आपने उस वर्क से कुछ साइटेशंस किए हैं, मतलब आपने उस वर्क को रेफर किया है, बट आप बता ही नहीं रहे हो कि मैंने इस वर्क को रेफर किया है, इंस्टेड आप बता रहे हो कि ये मैंने ही लिखा है। तो ये चीज़ थोड़ी गलत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स में जहाँ जहाँ से एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं वो नीचे लिख दिए जाते हैं कि रेफर फ्रॉम दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक, है ना। इफ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट और हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो वो प्लेजरिज्म होता है। फिर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब एक ऐसी चीज जो कि कॉपीराइटेड है। कॉपीराइटेड है मतलब कि आपको लाइसेंस लेना होगा उसको यूज करने के लिए और आपको कुछ फी पे करनी होगी, तो दोनों ही चीज आप नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। देन वॉयलेशन ऑफ द आईपीआर कैसे होता है, देखो ट्रेडमार्क का भी इन्फ्रिंजमेंट होता है, मतलब आप ट्रेडमार्क का यूज कर रहे हो किसी के, तो वो थोड़ा गलत है। प्लेजरिज्म मतलब ये कि एडिक्वेट साइटेशन नहीं देना, और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब आप किसी के वर्क को विदाउट परमिशन, विदाउट पेइंग यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर है पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखो, जो ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, ये जो लाइसेंस ये जो लाइसेंस वो क्या करता है, देखो जो एग्जिस्टिंग वर्क है ना, एग्जिस्टिंग वर्क है या फिर जो प्रोजेक्ट है, इस लाइसेंस की हेल्प से कोई भी वर्क चल रहा है, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में कोई दूसरा बंदा कंट्रीब्यूट करना चाहता है, और यदि ये वाला वर्क ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत है, तो ये बंदा इस प्रोजेक्ट में मॉडिफाई कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, और उसको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है ओपन सोर्स लाइसेंस। ठीक है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत यदि ओपन है तो। फिर पब्लिक लाइसेंस, पब्लिक लाइसेंस दो टाइप के पब्लिक लाइसेंस होते हैं, मतलब ये कि जो कॉपीराइटेड वर्क है, कॉपीराइटेड वर्क को यूज और मॉडिफाई किया जा सकता है पब्लिक लाइसेंस के तहत। दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, दूसरा होता है कॉमन क्रिएटिव्स। जो जनरल पब्लिक लाइसेंस है वो सॉफ्टवेयर्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर को यदि जनरल पब्लिक लाइसेंस मिला है, तो मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर को कोई भी यूजर रन कर सकता है, स्टडी कर सकता है, इसको शेयर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और रेगुलर अपडेट्स भी ले सकता है। ये इसका यूज है। कॉमन क्रिएटिव, कॉमन क्रिएटिव मतलब जैसे कोई वेबसाइट है, कोई फिल्म है, कोई लिटरेचर है, ये सब चीज़ों को फ्रीली फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो कॉपीराइटेड है, बट यदि ये कॉमन क्रिएटिव है, कॉमन क्रिएटिव है इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, बट देखो ऑथर चाहे तो कुछ कंडीशंस लगा सकता है कि इन कंडीशंस में ऐसे होगा, है ना। इसमें क्या है कि पीपल हैव अ राइट टू शेयर, यूज एंड बिल्ड अपॉन द वर्क दे हैव क्रिएटेड, ये क्रिएटिव कॉमन होता है। तो थोड़ा सा अब हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे जो जनरल पब्लिक लाइसेंस है, इसमें क्या है कि जो लाइसेंस्ड वर्क है किसी कंपनी का,
मतलब जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं कि उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सके। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर मतलब आप जिसको पर्सनली, कोई भी कॉपीराइटेड वर्क है उसको आप पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनली यूज़ कर सकते हो आप, बट उसका कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है। अब इसका एग्जांपल है स्काइप है, एडोब रीडर है। फिर प्रॉपराइटरी मतलब आपको कॉपी, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइसेंस लेना होगा क्योंकि ये कॉपीराइटेड है। इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं होता है। बाकी जो फ्री ओपन सोर्स होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इम्प्रूव भी कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूबुंटू, फिडोरा, लिबर ऑफिस, मोजेला फायरफॉक्स। तो इससे क्या है, मतलब यही चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो जनरल पब्लिक लाइसेंस है, फ्रीवेयर, प्रोप्राइटरी, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का क्या होता है? हैकिंग होती है, फिशिंग होती है, स्पैमिंग होती है। और क्यों होता है? क्योंकि ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ और इनके हिडन मोटिव्स होते हैं, नेगेटिव मोटिव्स। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग मतलब आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हो कंप्यूटर का, नेटवर्क का या फिर किसी भी डिजिटल सिस्टम का। और जैसे आपने देखा होगा कि कोई वायरस है, वायरस एंटर हो जाता है किसी फाइल को क्लिक करने में और वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो वो होता है हैक हो जाता है, ठीक है, आपका सिस्टम। मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो किसी दूसरे को पता है, दिस इज कॉल्ड हैकिंग। एथिकल हैकिंग मतलब वाइट हैट हैकिंग क्या कहलाता है? इसका मतलब ये है कि आप हैक कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता लगाना है कि जो वल्नरेबिलिटीज है किसी सिस्टम की वो क्या है। तो ये एथिकल हैकिंग क्यों की जाती है, मतलब वाइट हैट हैकिंग? वो इसीलिए कि जो सिस्टम की सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ नॉन एथिकल मतलब ब्लैक हैट हैकर्स या फिर क्रैकर्स होते हैं, वो इलीगल या फिर हार्मफुल पर्पस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन वी हैव द फिशिंग। फिशिंग का मतलब है, आप समझो किसी मछली को फंसाना। कैसे फंसाओगे आप? मतलब आप कुछ इस तरीके से फंसाओगे जैसे कि जो फेक वेबसाइट्स हैं या फिर ईमेल हैं जो जेन्युइन लगती हैं। और ये जो फेक वेबसाइट्स हैं और ईमेल्स हैं, इनका यूज़ ये होता है कि आपके पर्सनल डेटा को, सेंसिटिव डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं। तो ये जेन्युइन लगती हैं बट जेन्युइन होती नहीं है, लोगों को फंसाने के लिए होती हैं, जिससे उनका पासवर्ड, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम, ये सब लिया जा सके। उसी तरीके से ईमेल स्पूफिंग होती है। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है कि जो ईमेल एड्रेस ऐसा लगेगा कि कोई ऑथराइज्ड सोर्स से आ रहा है, जैसे कि बैंक, इंस्टीट्यूशन, बट वो ऑथराइज्ड, मतलब ये लगता तो है कि बैंक, इंस्टीट्यूशन वगैरह सही से आ रहा है, कहीं से अच्छे सोर्स से आ रहा है, ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, बट वो ट्रस्टेड सोर्स से होते नहीं है। फेक अपीयरेंस जैसे लोगो या फिर डिज़ाइन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यूज़ कर लेना, जैसे कि फेक वेबसाइट्स एंड ईमेल वगैरह बनाना। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब ये कि जो किसी की इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लेना, और इसका मोटिव ये है कि कोई मॉनेटरी या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करना, जैसे फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका मतलब ये है कि किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना क्योंकि आपको अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करने हैं। फिर क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाना जिससे कि आपको डिटेक्ट ना किया जा सके। मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये है कि किसी कि कोई भी मेडिकल ड्रग वगैरह को लेना या फिर ट्रीटमेंट लेना गलत तरीके से, इसीलिए किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना, ये होता है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट। देन आईटी एक्ट, देखो जो आईटी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है गाइडलाइन फॉर द प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज के लिए। और साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल भी है हमारे यहाँ पर, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सुनता है। देन वी हैव द डिजिटल सिग्नेचर। एक आपका हैंड रिटन सिग्नेचर होता है, ठीक है, और उसी के इक्विवेलेंट होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। अब क्यों ये डिजिटल सिग्नेचर है? अब मतलब ये कोई इसको क्यों वैलिड मानेगा? ये इसीलिए वैलिड मानेगा क्योंकि सर्टिफाइड अथॉरिटी इसको टिक मार्क दे देती है कि हाँ ये सही है। और जब ये टिक मार्क दे देती है तो आपका यूनिक डिजिटल आईडी बन जाता है ये डिजिटल सिग्नेचर। और ये जो सर्टिफाइड अथॉरिटी है इसको लाइसेंस मिला हुआ है सेक्शन 24 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के तहत, इसीलिए ये डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है। विद दिस we are done with this chapter. For more such videos, go to Cliff Classes. Thank you so much.